वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड वेडनेसडे सीजन 2 एपिसोड 1। एक इंटेंस समर के बाद जिसमें वेडनेसडे ने गुडी के स्पेल्स के बुक से अपनी साइको पावर पर काफ़ी काम किया है और एक डेंजरस सीरियल किलर को भी पकड़ा है। अब वो वापस आ गई है नेवरमोर एकेडमी में एक नए सेमेस्टर के लिए। इस बार उसके साथ है उसके मम्मी पापा मोर्टिका और गोमेज एडम्स भी आए हैं। साथ ही छोटा भाई पग्सले भी आया है। पग्सले अब नेवरमोर एकेडमी का नया स्टूडेंट है क्योंकि उसकी पावर्स भी एक्टिव हो चुकी हैं। अब वो बिजली को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल अपने अंकल फेस्टर की तरह। कहीं और एक आदमी जंगल में चुपके से दो लोगों की फोटोज ले रहा होता है। लगता है वो दोनों किसी अफेयर में हैं, लेकिन अचानक माहौल डार्क हो जाता है जब एक ग्रुप ऑफ क्रोज उस पर अटैक कर देता है। उनमें से एक क्रो की आंख डैमेज होती है। वो आदमी भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ और भी क्रोज उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो घबरा के किसी को वॉइस मेल छोड़ता है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, अगर मैं बच ना पाया तो सबूत मेरे डेस्क के ऊपर मिलेंगे। इसके बाद क्रोज फुल उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वेडनेसडे और उसका परिवार अब फाइनली नेवरमोर के गेट पर पहुंच जाते हैं। कंपस के अंदर सब लोग वेडनेसडे को घूर रहे होते हैं। सब उसे इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि उसने पिछले सेमेस्टर में स्कूल को जोसेफ क्रिस्टोन से बचाया था, लेकिन वेडनेसडे को ये टेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही वो कैंपस में वॉक कर रही होती है, बैरी डॉट जो नेवरमोर एकेडमी का नया प्रिंसिपल है उससे मिलता है। वो बताता है कि वो फाउंडर पेयर सेरेमनी वापस शुरू कर रहा है, एक पुरानी आउटकास्ट ट्रेडिशन। वो वेडनेसडे को स्टूडेंट ऑफ ऑनर बनने का इनविटेशन देता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वेडनेसडे तुरंत मना कर देती है और सीधा अपने डॉर्म में चली जाती है। अपने डॉर्म रूम में वेडनेसडे की मुलाकात होती है एंडी से। दोनों अपने समर की स्टोरीज शेयर करते हैं। एंडी अपने नए गोल्स के बारे में बताती है और वेडनेसडे कहती है कि उसका प्लान सिंपल है, लोगों से दूर रहना और अपना नया नॉवेल लिखना। वेडनेसडे और एनीड बातचीत के दौरान अचानक दरवाजे पे नॉक होती है। दरवाजे पे एजेक्स होता है जो एंडी से मिलने आया था, लेकिन वेडनेसडे झूठ बोल देती है कि वो अभी यहाँ नहीं है और उसके बाद वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। इस पर एंडी थोड़ा गिल्टी फील करते हुए वेडनेसडे को बताती है कि वो एजिक से दूर भाग रही है क्योंकि उसका दिल अब उसके लिए वैसा नहीं रहा। उसे डर लगता है कि वो उसका दिल तोड़ देगी अगर सच बोल दिया तो। तभी वेडनेसडे कैबिनेट का दरवाज़ा खोलती है और अचानक एक तीर तेजी से स्पीड से कमरे के अंदर आता है और दीवार पर जा लगता है। उस तीर के साथ एक फोटो बंधी होती है वेडनेसडे और प्रिंसिपल डॉट की, जो किसी ने पहले खींची थी। उस फोटो पे लिखा होता है वेलकम बैक वेडनेसडे, आई एम स्टिल वॉचिंग। लगता है वेडनेसडे का स्टॉकर वापस आ गया है। वेडनेसडे फोटो को टच करती है ताकि उसे अपनी साइको विजन से कुछ समझ आए, शायद स्टॉकर को पहचान ले, लेकिन उसके विजन में कोई मिस्टीरियस शक्ल नहीं दिखाई देती। जब वो विजन से बाहर आती है, उसकी आंखों से काले आंसू निकलने लगते हैं। एंडी पूछती है कि ये क्या है, लेकिन वेडनेसडे उसे इग्नोर कर देती है। एपिसोड के स्टार्ट में जब वेडनेसडे ने अपनी साइको पावर्स ज्यादा यूज किए थे सीरियल किलर को ढूंढने के लिए, तब भी उसकी आंखों से काले आंसू आए थे, तो लगता है ये उसकी साइको पावर्स ओवर का यूज निशान है। दूसरी तरफ पग्सले को अब इगेनी के साथ रूम मिलता है। वो दोनों अब एक ही डोर रूम में हैं। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे, उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल बैरी डॉट स्कूल के बाहर बात कर रहे होते हैं। मोर्टिका वेडनेसडे को बताती है कि उसकी प्रिंसिपल डॉट से बात हुई है और प्रिंसिपल ने उसे नेवरमोर के गाला फाउंड्रेजिंग कम्युनिटी का चेयरपर्सन बनाने का ऑफर दिया है। प्रिंसिपल डॉट बताता है कि पहले ये पोजीशन वेंसर थॉर्पी के पास थी, लेकिन जब उसके बेटे एक्जेवियर थॉर्पी का लास्ट सेमेस्टर झूठी मर्डर चार्जेस में फंसा दिया गया तो मिस्टर थॉर्पी ने एक्जेवियर के स्कूल से निकाल दिया, साथ ही अपना डोनेशन वापस ले लिया। अब एक्जेवियर को स्विट्जरलैंड के एकेडमी में ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि प्रिंसिपल डॉट ने ये अगला चेयर का ऑफर सडन दे दिया है। इसलिए वो मोर्टिका को स्कूल के
गार्डनर कॉटेज में एक रात रहने का ऑप्शन देता है ताकि वो आराम से सोच समझ के डिसीजन ले। रात को मोर्टिका वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जब तक उसने नया स्पिरिट गाइड नहीं मिलता तब तक वो उसका टेम्परेरी स्पिरिट गाइड बन सके, लेकिन वेडनेसडे की ये ऑफर रिजेक्ट कर देती है। इसी कन्वर्सेशन में मोर्टिका अपनी सिस्टर ओफेलिया का जिक्र करती है और कहती है कि वेडनेसडे तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। बाद में वेडनेसडे वहां से निकल जाती है और मोर्टिका गोमेज से कहती है मुझे पता है वेडनेसडे मुझसे कुछ छुपा रही है। जब वेडनेसडे जंगल से गुजरती है तब उसे पहले वाले एपिसोड में जो आदमी क्रॉस के अटैक से मरा था उसका क्राइम सीन मिलता है। आदमी मर चुका होता है। क्राइम सीन देखते वक्त वेडनेसडे को एक हुड पहने हुए आदमी नजर आता है। वो उसके पीछे भागती है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर शेरिफ है। गोल्पेन वेडनेसडे को बताती है कि जो मरा है वो उसका दोस्त था। वो दोनों मिलकर एक केस पर काम कर रहे थे जो इतना डेंजरस था कि उसमें ब्रैडबेरी की जान चली गई। गोल्पेन कहता है कि ब्रैडबेरी ने कुछ ऐसी चीज ढूंढी थी जो आउटकास्ट के फ्यूचर को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। फिर गोल्पेन वेडनेसडे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ टीम बना के इस केस को सॉल्व करना चाहेगी। वेडनेसडे उसका ऑफर मना कर देती है और सीधा वहां से चली जाती है। पहली रात डॉर्म में एजेक्स एक स्कैरी कहानी सुनाता है सकल ट्री के बारे में। पग्सले, उगुनी और बाकी बच्चों को कहानी ये एक यंग आउटकास्ट जिसका दिल बहुत कमजोर था, उसने एक क्लॉक वर्क हार्ट बनाया और अपने असली दिल की जगह लगा दिया, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी इन्वेंशन में खो गया उसका अपने आप कनेक्शन टूटने लगा और आखिर में उसकी मौत हो गई। उसी सकल ट्री के नीचे दफनाया गया है जो नाइटमेयर एकेडमी के बाहर एक जंगल में है। पग्सले को ये कहानी बहुत एक्साइटिंग लगती है और वो अकेला उस ग्रेव की तलाश में निकल पड़ता है क्योंकि उगुनी उसके साथ नहीं जाता। जब पग्सले उस ग्रेव के पास पहुंचता है तो गलती से उसकी इलेक्ट्रिक पावर एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक्सीडेंटली उस डेड आउटकास्ट को जिंदा कर देता है एक प्रॉपर ज़ुम्बी फॉर्म में। वेडनेसडे का प्लान होता है वो फाउंडर पेयर सेरेमनी अटेंड नहीं करेगी, लेकिन फिर उसका नॉवेल चोरी हो जाता है उसके स्टॉकर के द्वारा और एक क्रिप्टिक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो उस सेरेमनी में वहां जाए अगर वो उस नॉवेल को बचाना चाहती है, नहीं तो वो उसे जला देगा। मजबूरी में वेडनेसडे को सेरेमनी में जाती है। जब सब लोग सेलिब्रेशन में बिजी होते हैं वेडनेसडे बोनफायर के नीचे जाके अपना नॉवेल ढूंढती है। वो उसे मिल जाता है लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि प्रिंसिपल डॉट उस पेयर को आग लगा देते हैं। कुछ मुश्किलों के बाद वेडनेसडे समहाउ बाहर निकलती है। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। प्रिंसिपल डॉट उसे स्टेज पर बुलाता है और इंस्पायरेशनल स्पीच देने के लिए, लेकिन वेडनेसडे अपने डार्क स्टाइल में कुछ नॉन इंस्पायरिंग बातें बोलती है। फिर गुस्से में स्टेज से उतर जाती है। एनीड उसके पीछे जाती है। जैसे ही एनीड उसके शोल्डर को टच करती है वेडनेसडे ग्राउंड पे गिर जाती है और सीरोजाइज आता है। उसकी आंखों से फिर से काले आंसू गिरते हैं। एक और साइको विजन आता है। विजन में वेडनेसडे एक सेमेट्री में होती है जहां एक क्रो एक हेडस्टोन पे बैठा होता है जिस पे एनीड का नाम लिखा होता है। फिर अचानक एनीड वहां अपीयर करती है, उसका गला पकड़ता है और चिल्लाती है मैं तुम्हारी वजह से मरी हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 जब वेडनेसडे होश में आती है तो वो अपने आप को गार्डनर कॉटेज में पाती है। उसकी माँ मोर्टिका उसके पास होती है। उसकी आंखों से फिर से काले आंसू बह रहे होते हैं। मोर्टिका समझाती है कि ये साइको पावर का ओवर यूज का रिजल्ट है। वेडनेसडे पूछती है कि इन आंसुओं को कैसे रोका जाए, लेकिन कंफर्ट देने के बजाय मोर्टिका उससे कहती है कि वो गुडी की स्पेल बुक उसे वापस दे दे। वेडनेसडे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। उसी दिन वेडनेसडे शौकी होकर डिवाइन गोल्पेन के घर पहुंचती है। उससे अपने विजन में जो इनीड की मौत दिखाई दी थी उससे वो काफी डिस्टर्ब थी। वो चाहती थी कि गोल्पेन ब्रैडबेरी के केस के बारे में और जाने, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। गोल्पेन का डेड बॉडी उसके रिक्लाइनर चेयर
पर पड़ा होता है। जैसे ही वेडनेसडे उसके ओपन माउथ को देखती है, उसमें से क्राउज का झुंड निकलता है, लेकिन लगता है गोल्पिन भी ब्रैडबेरी जैसे तरीके से ही मारा गया है। वेडनेसडे उस पर अपनी साइको एबिलिटी यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं होता। उसे रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स अब चली गई हैं। वो जल्द से जल्द घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शेरिफ उसे पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। खुशी की बात ये होती है कि गोमेज आके उसे वहां से घर ले जाता है। एपिसोड के एंड में रिवील होता है कि पग्सले ने एक्सीडेंटली क्लॉकवर्क हार्ट वाले लड़के को जिंदा कर दिया है अपनी इलेक्ट्रिक पावर से। अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग इगोनी ह्यूमर शेड में पग्सले से मिलता है, जहां वो ज़ॉम्बी लड़का छुपाया गया होता है। इगोनी थोड़ा डर जाता है, लेकिन पग्सले उसे कन्विंस करता है कि वो इसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखे। पग्सले उस ज़ॉम्बी का नाम रखता है स्लर्प। वेडनेसडे अभी भी उस विजन से हिल चुकी है जिसमें उसने इनीड की मौत देखी थी, और जिसमें ऐसा लगा कि उसके मरने का जिम्मेदार वेडनेसडे खुद है। वो कन्विंस्ड है कि इस सब को कनेक्शन में उन मिस्टीरियस क्राउज से है जो हर जगह दिख रहे हैं, लेकिन वो इनीड को कुछ नहीं बताती। उसे लगता है कि सच बताने से इनीड और पैनिक हो जाएगी। उसी दिन इनीड वेडनेसडे पे एक लाइट हार्टेड प्रैंक खेलती है, लेकिन प्रैंक के बाद वेडनेसडे को इनीड के फिलो पे गोल्फिन की आंख मिलती है। लगता है कि कोई क्राउ उसे ले आया था। उसके बाद इनीड को एक अननोन नंबर से अनोनिमस मैसेज आने लगते हैं। एक मैसेज में लिखा होता है, आई सी यू वेडनेसडे, आई विल नॉट बी इग्नोर्ड। वेडनेसडे कहती है कि इनीड उस नंबर पे कॉल करे, और जब वो कॉल करती है तो नंबर गोल्फिन का होता है, लेकिन वेडनेसडे जानती है कि वो तो मर चुका है। इसका मतलब ये किसी और का काम है, शायद गोल्फिन का किलर। इनीड घबरा जाती है, अपने सामान पैक करती है और कहती है कि वो इस नए मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। वेडनेसडे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इनीड कहती है कि उसकी ड्राइवर क्लास है और वो जा रही है। उसके जाने के बाद वेडनेसडे गोल्फिन की आंख को टच करके अपनी पावर्स दोबारा टेस्ट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये कंफर्म हो जाता है कि उसकी अब साइको पावर्स की एबिलिटी चली गई है। वेडनेसडे अपने डॉर्म से निकलती है और सीधा प्रिंसिपल डॉट और डॉक्टर ऑलफ्रेड के पास जाती है। वो उसे पूछती है, क्या स्कूल में कोई ऐसा स्टूडेंट या टीचर है जो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर ऑलफ्रेड उसे बताता है कि पिछले 10 साल से नेवरमोर में कोई भी एवन इनरोल नहीं हुआ। ये सुनकर वेडनेसडे और कंफ्यूज्ड हो जाती है। प्रिंसिपल डॉट और ऑलिव बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर बियोनिका मोर्टिका से कहती है कि वो अपनी माँ हॉस्टर फ्रॉम से कांटेक्ट करे ताकि स्कूल के फंड रेजिंग के लिए एक बड़ा डोनेशन मिल सके, लेकिन मोर्टिका मना कर देती है क्योंकि उसका और उसकी माँ का रिश्ता काफ़ी ख़राब होता है। बाद में बियोनिका ये सब प्रिंसिपल डॉट को बताती है और डॉट उसे अपनी सायरिंग सॉन्ग का यूज़ करे और उसे मनाए, और फिर बियोनिका मोर्टिका के डोर स्टेप पर जाके एग्जैक्टली वही करती है। गोल्फिन के बारे में और जानकारी चाहिए होती है, इसलिए वेडनेसडे चली जाती है विलो हिल एसाइलम, जहां टाइलर को बंद किया गया है। टाइलर पिछले सीजन का विलन था। इस दौरान मोर्टिका चुपके से गुडी का स्पेल बुक ले लेती है। थिंग के थ्रू असाइलम पहुंचने पर वेडनेसडे की पहली मुलाकात होती है रिसेप्शनिस्ट जूडी से, जो चीफ साइकोटिस्ट और डॉक्टर फेयरबॉर्न आती है और उसे टाइलर के सेल तक ले जाती है। रास्ते में डॉक्टर फेयरबॉर्न बताती है कि मर्लियन थॉर्लेंस, जो टाइलर की मास्टर थी सीजन 1 में, अब किसी दूसरी फैसिलिटी में बंद है। वो ये भी बताती है कि टाइलर के रिहैब पे काम नहीं कर रहा और वो चाहती है कि शायद वेडनेसडे कुछ मदद करे। टाइलर को एक चेन से बांध कर
रखा गया होता है। वेडनेसडे उसके सामने जाके गर्लफ्रेंड की मौत का सच बताती है और कहती है कि उसकी फैमिली के एक और क्लोज मेंबर के साथ वैसी ही मौत हुई। वो चाहती है कि टायलर थोड़ा इमोशनल हो और कुछ कन्फेस करे, लेकिन टायलर कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो उल्टा वेडनेसडे को प्रोवोक करता है और कहता है अगली बार जब इनीड मुझे मिलेगी मैं उसे मार दूंगा। लेकिन वेडनेसडे उसकी बात से हिलती नहीं, उसका मजाक उड़ाती है, उसकी हालत का मजाक लेती है और बिना रिस्क किए ही वहां से निकल जाती है। वापस नेवरमोर में पग्सले को एगोनी बताता है कि स्लब्स ज़ॉम्बी शेड से भाग गया है। उसी वक्त इनीड और उसका न्यू क्रैश ब्रॉन किडनैप हो जाते हैं। वेडनेसडे जब अपने डॉर्म वापस आती है तो देखती है कि थिंग एक चेस्ट के अंदर बंद है। वो उसे फ्री करती है, तभी उसे फ्लोर पर इनीड का फोन वाइब्रेट होता मिलता है। वापस फोन उठाती है और लाइन के दूसरी तरफ स्टॉकर होता है। स्टॉकर कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है इनीड को ढूंढने और बचाने के लिए, वरना वो मर जाएगी। इनीड और ब्रोनो आंखें खोलते हैं तो वो दोनों लेगो टावर के अंदर जंजीरों में बंधे हुए होते हैं। पहले इनीड सोचती है कि शायद एजेक्स ने कोई प्रैंक किया है, लेकिन उसका मजाक तभी खत्म हो जाता है जब अचानक से एक छुरी सीलिंग से गिरती है बिल्कुल उनके पास। वो दोनों ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि उनके ऊपर कई सारे नाइव्स लटके हुए हैं। स्टॉकर ने जो क्रिप्टो नोट छोड़ा था, वेडनेसडे उसका मतलब समझ जाती है और सीधा लेगो टावर तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही थिंग ताला खोलता है, ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, नाइव्स धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। वेडनेसडे तुरंत एक और डेंजरस पजल को सॉल्व करती है और उसके बाद नाइव्स का मोशन रुक जाता है। इनीड और ब्रोनो फिर सेफ हो जाते हैं और फिर फाइनली स्टॉकर अपना राज खोलता है। वो एक 13 साल की छोटी सी आउटकास्ट स्टूडेंट निकलती है, नाम है एग्नीज डीमेल, और वो खुद को बताती है मैं वेडनेसडे का सबसे बड़ा फैन हूँ। उसके पास इनविजिबिलिटी की पावर है, इसलिए वो सब जगह छुप कर देख सकती है। वेडनेसडे सीधा उस पर गर्लफ्रेंड का मर्डर का इल्जाम लगा देती है, लेकिन एग्नीज कहती है मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना है। फिर वो गर्लफ्रेंड का सेल फोन निकालती है जो उसने उसके घर से चुराया था। वेडनेसडे पूछती है तो असली किलर कौन है? एग्नीज कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे ढूंढने में। वेडनेसडे जब डॉर्म वापस जाती है तो थिंग से बात करती है और फिर गुडी का स्पेल बुक ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी थिंग कन्फेस करता है स्पेल बुक मोर्टिका के पास है। वेडनेसडे तुरंत डॉर्म से बाहर भागती है और देखती है वन आइड क्रो आसमान में उड़ रहा है। क्या ये कोई नया सिग्नल हो सकता है या फिर कोई नया मैजिक? दूसरी तरफ स्लब को देखा जाता है, वो कैंपस के जंगल से गुजर रहा होता है और एक ड्राइवर को मार देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 एपिसोड की शुरुआत होती है मोर्टिका और गोमेज के रोमांटिक डांस से। ऊपर रूम में छुपकर वेडनेसडे अपना काम कर रही होती है, गुडी का स्पेल बुक ढूंढने में लगी होती है, लेकिन मोर्टिका कुछ अजीब फील होता है और वो तुरंत ऊपर चली जाती है और वेडनेसडे को रेड हैंडेड पकड़ लेती है। वेडनेसडे अपना केस समझाने की कोशिश करती है इनीड का विजन और वन आइड क्रो का कनेक्शन के बारे में, लेकिन मोर्टिका अब भी बुक देने से इनकार कर देती है। फिर मोर्टिका उसे अपनी सिस्टर ओफिलिया के बारे में बताती है, कैसे वो भी वेडनेसडे की तरह स्टबबॉर्न थी और साइको पावर्स के ऑब्सेशन में पागल हो गई थी। मोर्टिका कहती है मैं तुम्हें उसी रास्ते पे नहीं जाने दूंगी जैसे मेरी माँ ने मेरी बहन को खो दिया, मैं तुम्हें नहीं दूंगी वो बुक। ये सुनकर वेडनेसडे समझ जाती है कि मोर्टिका उसे कुछ भी हो जाए लेकिन बुक नहीं देगी। वो वापस अपने डॉर्म की तरफ चली जाती है हार कर, लेकिन हार माने बिना अगली सुबह स्लर्प वॉलेंट्री ह्यूमंस शेड में वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पग्सले और इगनी हैरान हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उस रात उसने ड्राइवर टीचर के दिमाग खा
लिया था, लेकिन स्लर्प में कुछ अलग सा लगता है। पग्सले कहता है, क्या तुमने देखा? उसका दिमाग दोबारा ग्रो कर रहा है। एगोनी कंफ्यूज है। वो सोचता है ये सब उस मिस्ट्री मीट की वजह से हो रहा है जो वो स्लर्प को दे रहे हैं, लेकिन व्यूवर्स जानते हैं ये ह्यूमंस ब्रेन की वजह से हो रहा है। और तभी स्लर्प एगोनी के काटने की कोशिश करता है। एगोनी दोबारा जाता है, ये डेंजरस है, हमें किसी को बताना चाहिए, लेकिन पग्सले मना कर देता है। अगर किसी को पता चला तो स्लर्प को ले जाएंगे और मार देंगे। फिर एगोनी पूछता है, कैंपेनिंग ट्रिप के दौरान स्लर्प का क्या होगा? पग्सले का जवाब सिंपल होता है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन क्या उसने सच में किया है? बायनेका एक लोकल इन में जाती है जहां वो अपने सायरन पावर्स का यूज करके कन्विंस करती है कि वो एक रूम के लिए की दे दे। ना सिर्फ की मिल जाती है बल्कि बायनेका उसके दिमाग से अपनी मेमोरी भी मिटा देती है। वो क्वाइटली रूम में जाकर कुछ स्पेल्स ड्रॉप करती है अपनी माँ गैब्रिएल के लिए, जो अब एक फिगेटिव है। सीजन 1 में गैब्रिएल कल्ट मॉर्निंग सॉन्ग का पार्ट थी जिसका लीडर था उसका हस्बैंड गिडॉन। अब सीजन 2 में रिवील हुआ है कि FBI ने मॉर्निंग सॉन्ग कंपाउंड पे रेड मारी थी। बायनेका ने टाइम पे अपनी माँ को निकाल लिया और अब गैब्रिएल को छुप कर रहना पड़ रहा है जब तक गाइडिंगा पकड़ा नहीं जाता। पहले वेडनेसडे ने प्लान नहीं किया था कि ट्रिप पे जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन सब बदल जाता है गोल्फिन का फोन एक्सेस करने के बाद। उसमें उसे मिलता है एक वॉइस मेल जो ब्रैंड बेरी ने गोल्फिन के लिए छोड़ा था अपनी मौत से पहले। वॉइस मेल में एक हिडन एविडेंस का जिक्र होता है। गोल्फिन के पिन क्रेस्ट केबिन में छुपा हुआ होता है और लकीली कन्वीनियंस पेनी क्रेस्ट ने इस नियर कैंप जोरेस को वहीं जाना नेवरमोर के स्टूडेंट कैंपिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे, तो वेडनेसडे ट्रिप को कवर बना लेती है। लेकिन उसका असली मिशन होता है कैबिन जाकर इन्वेस्टिगेशन करना। वेडनेसडे को शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मोर्टिका और गोमेज शेप्रॉन्स हैं। पग्सले चुपके से उस स्लर्प को अपने साथ ले आया। एगोनी को बाद में उसका पता चलता है और वो ऑब्वियस टेंशन में आ जाता है कि सबको पता चल जाएगा। प्रिंसिपल डॉट एक आउटसाइड परेड स्पीच देते हैं, लेकिन बीच में एक कैडेट मास्टर और उसके नॉर्मी कैडेट्स आ जाते हैं। उनका क्लेम है ये कैंप तो हमने पहले ही बुक किया था। इसमें एक टेंशन क्रिएट होती है और सोल्यूशन निकलता है एक चैलेंज। जो जीतेगा वो इस कैंप से रहेगा और जो हारेगा वो बाहर जाएगा। और आउटकास्ट जीत जाते हैं और वेडनेसडे अपना रियल मिशन पे निकल पड़ती है। वेडनेसडे जब कैबिन पहुंचती है तो वो देखती है आउटकास्ट ओबिटेरियस मैरिट लोगों के कटआउट्स दीवार पर चिपके हुए हैं। हर एक विक्टिम एक विलो हेल एजाइलम का पेशेंट था और उन्हें के बीच लिखा होता है एक नाम, लोइस। वेडनेसडे सोचती है क्या लोइस ही इनकी किलर है। वो एक ओबिटेरी को छूकर विजन लाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसकी साइको पावर्स अब नहीं रही। फ्रस्ट्रेटेड लेकिन डिटरमाइंड वेडनेसडे क्लिपिंग उठा कर ले जाती है एविडेंस के तौर पर। चैलेंज तो आउटकास्ट ने जीत लिया था, लेकिन कैडेट मास्टर अपनी हार को नहीं भूलता। इंस्टेड ऑफ गोइंग होम वो जिद करता है कि उनको कैंप वापस चाहिए फोर्सफुली, लेकिन सिचुएशन अब वाइडली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कैडेट मास्टर गलती से पग्सले के टेंट में चला जाता है और सामना होता है उस आजाद स्लर्प से। डायरेक्ट अटैक करता है और उसका ब्रेन खाना शुरू कर देता है। बाकी कैडेट्स डरते हुए भाग जाते हैं। फिर स्लर्प तुरंत से बाहर आता है, एक एक्स उठाता है और चला जाता है गोमेज के शावर में उसे मारने के लिए। जस्ट एज स्लर्प अटैक करने वाला होता है, पग्सले आता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोक लेता है। स्लर्प जख्मी होता है, फॉरेस्ट की तरह भाग जाता है जहां उसका सामना होता है वेडनेसडे और मोर्टिका से। अब जब वेडनेसडे को आउटकास्ट ओबिटेरियस मिल गया है, उसका नेक्स्ट गोल है गोर्डिका बुक को वापस लाना, लेकिन इस बार मांगने के बजाय अपनी माँ मोर्टिका के साथ स्वॉर्ड फाइट चुनती है। वेडनेसडे हार जाती है डील में, लेकिन वो स्लर्प से अपनी माँ की जान बचा लेती है जब वो एक्स
लेकर उसके ब्रेन खाने आता है। स्लर्प को कंट्रोल में ले लिया जाता है। पग्सले बस उदासी से देखता है जैसे वो अपने दोस्त को खो रहा हो। वेडनेसडे के पास अब नेक्स्ट लीड है विलू हेल वापस जाना, जहां से सब आउटकास्ट पेशेंट्स जिन्हें मारा गया है वो वहीं से बिलोंग कर। से लगता है इनिट का विजन का कुछ लिंक यहीं छुपा हुआ है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 इसमें रिवील होता है कि मैरलिन थॉर्लेंसन अब विलू हेल एजाइलम में ट्रांसफर हो चुकी है। अब फाइनली उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर फेयरबोर्न से। इस मीटिंग के दौरान पता चलता है कि मैरलिन को यहाँ लाने का असली रीजन है डॉक्टर फेयरबोर्न अब तक टाइलर को ठीक से ट्रीट नहीं कर पाए, इसलिए उसने सोचा है कि अगर उसकी मास्टर यही मार्लिन को यहाँ बुलाए तो शायद टाइलर का बिहेवियर बेटर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उससे मुलाकात करती है टाइलर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब मार्लिन और टाइलर की मुलाकात होती है तो वो गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे एक लोकल कब्रिस्तान जाती है जहां वो एक आउटकास्ट की इराक वाली ओरेन ढूंढ रही होती है। उसका बैटरी उसे गर्लफ्रेंड की कैबिन में मिला था जब वेडनेसडे यूरेन ढूंढ रही होती है और पता चलता है और वो देखती है उसकी दादी हेस्टर फ्रॉम्पो वहां खड़ी होती है। वेडनेसडे उसे ग्रैंडमा कहकर पुकारती है। वेडनेसडे उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताती है। उसे एक विजन आई थी जिसमें इनिट की मौत दिखाई गई थी। फिर वो ओरेन खोलती है लेकिन राख की जगह ओरेन में कुछ अजीब सी स्मेल होती है, ह्यूमंस एशिस की नहीं। ये बात वेडनेसडे को अजीब लगती है। अचानक एक काला कौवा आता है और बैटरी पेपर्स ले जाता है। वेडनेसडे उसके पीछे दौड़ती है लेकिन कौवा एक ओडेड फिगर के साथ मिलके भाग जाता है, शायद वही एवन जो उसे पीछे से फॉलो कर रहा था। जाने से पहले वेडनेसडे अपनी ग्रैंडमा से कहती है पूरा कब्रिस्तान खरीद लो और पता लगाओ कि किसने आउटकास्ट की सेरेमनेशन अप्रूव की थी। वेडनेसडे वापस डॉर्म चली जाती है लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि ओरेन उसकी असली राख थी ही नहीं। इसका मतलब है कि किसी ने आउटकास्ट की मौत झूठी दिखाई है। अब सवाल ये है क्यों और कैसे। इस सब का जवाब विलू हेल असाइलम में छुपे हैं, लेकिन उसे मदद चाहिए और ये मदद कोई उसका फैमिली मेंबर ही दे सकता है। वेडनेसडे को पता चलता है कि इस इन्वेस्टिगेशन की उसकी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, उसका अंकल फोस्टर। वो उसे एक सीक्रेट जगह पे मिलती है और बताती है कि उसे विलू हेल असाइलम के अंदर घुसना है। फोस्टर कैजुअली बताता है कि वो पहले भी एक बार विलू हेल छुप कर गया था जब मोर्टिका ने उसे बोला था अपनी बहन पर नजर रखने के लिए। ये सुनकर वेडनेसडे हैरान रह जाती है क्योंकि उसे पहली बार पता चला था कि आंट ऑफिलिया कभी विलू हेल की पेशेंट रह चुकी है। वो फोस्टर से और डिटेल मांगती है। फोस्टर बताता है कि ये काफी पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि तब वो खुद भी कभी अजाइलम का हिस्सा नहीं बना हुआ था। तभी फोस्टर को लगता है कि रूम में कोई और भी है। वो अपने इलेक्ट्रिक पावर से एक्टिवेट करता है और कॉर्नर में बिजली का झटका देता है जहां से एग्नीज छुप कर निकलती है। उसकी इनविजिबिलिटी हट जाती है। वेडनेसडे दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। एग्नीज आगे बढ़ के विलू हेल के ब्लूप्रिंट्स निकालती है। फिर वेडनेसडे फोस्टर को अपना पूरा प्लान बताती है। उसे अजाइलम के अंदर एक शख्स लोइस को ढूंढना है। फोस्टर को सिर्फ अंदर पहुंचना है चाहे किसी भी तरीके से, और वो ज्यादा देर नहीं लगाता। इस बीच वेडनेसडे अपनी माँ मोर्टिका से मिलती है और पूछती है ऑन्ट ऑफिलिया को विलू हेल क्यों भेजा गया था। मोर्टिका बताती है कि ये बात तब की है जब ऑफिलिया नेवरमोर एकेडमी की सुपर हॉर्मर थी। एक दिन वो कैद में चीख रही थी, उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसे अपनी साइको पावर्स इतनी ज्यादा पुश कर दी थी कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। तब ग्रैंडमा ने डिसाइड किया कि उसे विलू हेल भेजना ही बेहतर होगा। जैसे ही मोर्टिका ने ये सब कह रही होती है, ग्रैंडमा रूम में आती है और कहती है कि उसने वेडनेसडे के लिए एक पूरा कब्रिस्तान खरीद लिया है। ये बात मोर्टिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वेडनेसडे जाने ही वाली होती है तब ग्रैंडमा उसके कान में एक राज बताती है। जो फेक डेथ सर्टिफिकेट्स बने थे उन पर साइन किसने किया था? उसका नाम था अगस्टस स्टोनहॉर। अब रूम में सिर्फ मोर्टिका और ग्रैंडमा रह जाते हैं। उनकी
के बीच एक तेज बहस होती है। ग्रैंडमा कहती है कि वो नेवरमोर एकेडमी को डोनेशन देगी अगर मोर्टिका गुडी का बुक वापस वेडनेसडे को दे दे, लेकिन मोर्टिका इनकार कर देती है और उसके बदले वो इस किताब को आग में फेंक देती है। फेस्टर जब अपने प्लान के मुताबिक लोकल इन में जाता है, ड्रामा करता है ताकि असाइलम में भेजा जा सके, तो ये प्लान काम तो करता है, लेकिन एक नई दिक्कत पैदा हो जाती है। इनके एक रूम में छुपी हुई है बोनिका की माँ पुलिस के साथ लग जाती। उसके पास ना आईडी होती है ना कोई रिकॉर्ड कि वो ऑफिशियली चेक इन हुई थी या नहीं। इसी वजह से पुलिस उसे स्टेशन ले जाती है। वो तुरंत बोनिका को मैसेज करता है कि वो आके उसे निकाले। बोनिका पहले तो बिजी होती है क्योंकि प्रिंसिपल डॉट उसे गाला इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर करवा रहा होता है, लेकिन एजेक्स की मदद से वो दोनों स्कूल से छुप कर निकल जाते हैं और उसकी माँ को रेस्क्यू कर लेते हैं। एजेक्स फिर उन्हें एक पुरानी क्लासरूम ले जाता है जहाँ टेम्पररी वो माँ छुप सकती है, लेकिन क्लासरूम तक पहुँचने से पहले ही प्रिंसिपल डॉट लगभग उन्हें पकड़ ही लेता है। फॉस्टर बाद में डिस्कवर करता है कि ये नंबर विलो हेल के एक रूम का सीक्रेट कोड है। दूसरी तरफ वेडनेसडे डॉक्टर ऑलिव से नेवरमोर में बात करते वक्त जान लेती है अगस्टिस की एक बेटी है और उसने अपनी बेटी के लिए लोगो टावर के टॉप पे एक हाईवे बनाया है। अब वेडनेसडे चाहती है कि अगस्टिस की बेटी और एवन हो सकती है जो उसका पीछा कर रही हो और उन लोगों को मार रही हो, लेकिन उससे पहले फोस्टर कोड से रूम अनलॉक कर सके। डॉक्टर फेयरबोर्न उसे पकड़ लेती है और ये सब मार्लन की वजह से होता है क्योंकि उसने ही फोस्टर को बेट्रे किया था। फोस्टर को तुरंत एक सेल में डाल दिया जाता है जहां उसका रिमोट होता है। स्लर्प थिंग वेडनेसडे के पास आता है और बुरी खबर देता है जिससे वेडनेसडे को असाइलम के अंदर घुसने के लिए नया प्लान बनाना पड़ता है। किस्मत से मिस्टर कैप्री उस रात विलो हेल में एक म्यूजिक थेरेपी क्लास लेने जा रही होती है और यही वेडनेसडे के अंदर जाने का टिकट बन जाता है। वेडनेसडे का मिशन सिंपल है, अंदर घुसना, फॉस्टर को बचाना और लोइस को ढूंढना। वो सक्सेसफुली हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है, फॉस्टर को बचा लेती है और दोनों उस सीक्रेट रूम की तरफ निकल जाते हैं। तब तक स्लर्प अपनी सेल से भाग चुका होता है। जैसे ही गार्ड्स मर्लिन को वापस उसकी सेल ले जा रहे होते हैं, स्लर्प अचानक सामने आता है और उन पर अटैक कर देता है। ये देखते ही मर्लिन भाग जाती है। वेडनेसडे और फोस्टर जब सीक्रेट रूम के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक हिडन स्टेयरवे मिलता है। नीचे जाके उन्हें एक वॉल पे लिखा होता है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंट्रोगेशन स्टडी। तभी वेडनेसडे को बड़ा शौक लगता है। लोइस कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम का नाम था। वो दोनों नीचे जाते हैं और देखते हैं कि कई सारे सेल्स में वो आउटकास्ट जिंदा हैं जिन्होंने ऑफिशियली डेथ क्लियर कर दिया गया होता है। सब कुछ क्लियर हो जाता है, उनकी डेथ फेक थी ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। अचानक एक कौवा उनके पास से गुजरता है और फिर वही हुडेड फिगर सामने आता है जो वेडनेसडे का पीछा कर रही थी। वो अपना हुड हटाती है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं जूडी है और शॉकिंगली जूडी ही एवन है और अगस्टिस की बेटी है। वो बताती है कि डॉक्टर फेयरबोर्न उसके लिए काम करती है और उसने ही उसे हायर किया ताकि वो हॉस्पिटल के चेहरा बन सके और उसके बाप अगस्टिस की लेगेसीज को कंटिन्यू कर सके। जूडी कहती है कि वो पहले एक नॉर्मी थी लेकिन अगस्टिस ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जिसके बाद उसने बर्ड्स को कंट्रोल करने की पावर आ गई। इतना सुनने के बाद फॉस्टर और ज्यादा नहीं सुनता तो वो अपने इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है और जूडी को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट से पूरा बिल्डिंग की पावर चली जाती है और हर सेल का गेट खुल जाता है। सभी आउटकास्ट जूडी पे अटैक कर देते हैं सिवाय एक अलग सी औरत जो बाकी सबसे डिफरेंट होती है। वेडनेसडे उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। शायद ये उसकी आंट ओफिलिया है जो सालों से मिसिंग थी। वो उसे साफ जगह ले जाने की कोशिश
करती है। इस पूरे पागलपन के दौरान मर्लिन अपनी कफ्स तोड़ देती है और टाइलर को फ्री करने के लिए भागती है, लेकिन टाइलर उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अब उससे भी नफरत करता है। मार्लिन कहती है कि उनका असली दुश्मन वेडनेसडे है जो अभी भी बिल्डिंग में है। टाइलर कहता है पहले तुमसे निपट लूं फिर वेडनेस से निपट लूंगा। वो मार्लिन को 5 सेकंड का टाइम देता है भागने के लिए, फिर हाइड फ्रॉम में बदल जाता है। वो उसके पास अपने ग्लव्स घुसा देता है और फिर उसका बॉडी दीवार पर दे के मारता है। लास्ट शॉट में मार्लिन की आंख खुलती होती है, लेकिन वो बिल्कुल बेजान होती है। इसी बीच स्लर्प डॉक्टर फेयरबर्न पर जंप करता है और उसका दिमाग खा जाता है। वो गेस्टिस के साथ भी वही करता है। वेडनेसडे जब आउटकास्ट औरत को सेव करने जा रही होती है, तभी टाइलर हाइट फॉर्म में उसके सामने आ जाता है। वो सीधा अटैक करता है। वेडनेसडे उस औरत को कहती है कि भाग जाओ और खुद टाइलर के रास्ते में आ जाती है। टाइलर उसे एक बड़ी खिड़की से बाहर फेंक देता है। वेडनेसडे नीचे गिरती है, उसका चेहरा खून से भरा होता है और वो हिल भी नहीं पा रही होती। पुलिस फाइनली पहुंच जाती है, टाइलर पे गोलियां चलाना शुरू करती है। टाइलर एक और खिड़की से जंप करता है और भाग जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वेडनेसडे सीजन 2 एपिसोड 5 की शुरुआत होती है वेडनेसडे के कोमा में होने से, जो टाइलर के अटैक के बाद हुआ था। मोर्टिका और गोमज रूम में जाती ही वेडनेसडे अचानक उठ जाती है और उसके सामने एक पुराना चेहरा आता है, प्रिंसिपल वीम्स। अब सवाल ये है कि स्पिरिट गाइड सिर्फ रिलेटिव हो सकते हैं, तो वीम कैसे? पता चलता है कि वीम्स एक्चुअली वेडनेसडे की बहुत ही दूर की कजिन है। वीम्स उसे एक छोटा सा रिकैप देती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है जागने का। सीन शिफ्ट होता है शेरिफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहां जूडी मीडिया को अपडेट करती है कि विलो हिल्स के सभी एस्केप्ड पेशेंट वापस पकड़े गए हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर, फॉस्टर एडम्स, जॉन्स जो स्लर्प है और टाइलर गोल्फिन। कॉन्फ्रेंस के बाद जूडी एक मिस्टीरियस आदमी को कॉल करती है जो जंगल में एक डेड बॉडी दबा रहा होता है। ये आदमी उसके लिए लॉइस एक्सपीरियंस के पेशेंट्स को एलिमिनेट कर रहा होता है और अब बस एक ही पेशेंट बचा होता है, पेशेंट 1938। इसके बाद जूडी वेडनेसडे से मिलती है और बताती है कि उसने हॉस्पिटल के बेसमेंट से लॉइस प्रोजेक्ट के सारे सबूत मिटा दिए हैं। साथ ही वो वेडनेसडे को ब्लैकमेल करती है कि वो चुप रहे। हॉस्पिटल से निकलने से पहले ही एक नर्स वेडनेसडे को एक लेटर देती है। लेटर में लिखा होता है कि तुम और इनेड आज रात मरने वाले हो। इसी वक्त वेडनेसडे टाइलर को देख लेती है, जो एक ऑर्डरी के डायग्नोसिस में होता है। वो उसके पीछे भागती है, लेकिन टाइलर एस्केप कर जाता है। बाद में जब वेडनेसडे अपने नेवरमोर डॉर्म में वापस जाती है, तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि इनीड, थिंग और वीम्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वीम्स को सिर्फ वेडनेसडे ही देख पाती है क्योंकि वो अब उसकी स्पिरिट गाइड है। वेडनेसडे तुरंत उन्हें टाइलर के वापस टाउन होने और उनके मरने का प्लान के बारे में बताती है। वो इनीड से कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना कुछ बुरा हो सकता है। वीम्स वेडनेसडे को इनकरेज करती है कि वो अपनी इनीड को बताए, लेकिन इनीड चुप रहती है। ये बात इनीड को हर्ट करती है और वो गुस्से में अपने पैक के पास चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है कंट्री यार्ड में, जहां प्रिंसिपल डॉट स्टूडेंट को डे ऑफ द डेड, आउटकास्ट डे ऑफ रिमेम्बरेंस के लिए टी-शर्ट दे रहा होता है और सबको इवेंट के लिए एक्साइट कर रहा होता है। वेडनेसडे उसे कन्विंस करने की कोशिश करके इवेंट कैंसिल कर दो क्योंकि टाइलर अभी भी टाउन में घूम रहा है, लेकिन डॉट मना कर देता है क्योंकि इस इवेंट में इम्पोर्टेंट डोनर्स आ रहे होते हैं। उसका कहना है कि स्कूल के स्टूडेंट्स खुद को इजीली डिफेंड कर सकते हैं और उनके पास प्रोफेसर कैप्री के एक्सपीरियंस भी हैं, जो हाइड से डील कर चुकी है। ये सुनकर वेडनेसडे सीधा प्रोफेसर कैप्री के पास जाती है। कैप्री बताता है कि उसका एक्स भाई बर्ड एक हाइड निकला था। उसे उसकी असली आइडेंटिटी तब पता चली थी जब उसने कैप्री को मारने की कोशिश की, अपने जेलियस मास्टर के कहने पर, जो खुद उसे हाइड से प्यार करता था। कैप्री ये रिवील करता है कि उस हाइड ने अपने मास्टर को मार दिया था और बाद में कंफर्म भी कर दिया था।
थॉर्नेल का टीचिंग। एक हाइड अपने मास्टर का बिना सरवाइव नहीं कर सकता। ये कम से कम मेल हाइड के केस में तो नहीं है। ये छोटी सी लाइन वेडनेसडे के दिमाग में एक डील देती है। अगर टाइलर को मास्टर की जरूरत हो तो क्यों ना उसकी नई मास्टर बन जाए। कैप्री और मोर्टिका दोनों उसे मना करते हैं, लेकिन वेडनेसडे अपनी थ्योरी पर एडमिट रहती है। वेडनेसडे से रिजेक्ट होने के बाद इनीड अपने फ्रस्ट्रेशन ब्रोनो के सामने निकालती है। बातचीत के दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, नाइट शेड्स को दोबारा यूनाइट करना और मिलके टाइलर का सामना करना। वो तुरंत एजेक्स और कैंट को इनवाइट भेजती है, लेकिन शैडो में छुपकर देख रही एग्नीज ये सब देख लेती है। एग्नीज वेडनेसडे को इन्फॉर्म कर देती है और वेडनेसडे नाइट शेड की मीटिंग क्रैश कर देती है, लेकिन उनके खिलाफ जाने के बजाय वो उन्हें अपने प्लान में शामिल कर लेती है। ग्रुप मिलके टाइलर को फंसाने के लिए ट्रैप सेटअप करते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है और ऐसा लगता है कि वेडनेसडे टाइलर की नई मास्टर बनने वाली है, लेकिन उसी वक्त एक और हाइड सिमेट्री में घुस जाता है और टाइलर को साइड कर लेता है। शॉकिंगली ये हाइड कोई और नहीं बल्कि टाइलर की माँ फ्रेंचेस्का होती है और वही असली पेशेंट 1938 निकलती है। ये रिवील तब कनेक्ट होता है जब फ्रेंचाइज पहले मोर्टिका से मिलने आई थी अपने बेटे की तलाश में। दोनों ने एक डील की, मोर्टिका उससे टाइलर तक ले जाएगी और बदले में फ्रेंचिस को वादा करेगी कि वो टाइलर को कंट्रोल करेगी और जेरी को छोड़ देगी। अब ये प्रॉमिस फ्रेंचेस्का सच में निभाती है या नहीं, वो आगे देखने को मिलेगा। एपिसोड के स्टार्ट में पग्सले परेशान होता है कि स्लर्प अभी भी बाहर अकेला घूम रहा है। उसे डर है कि अगर कोई उसे पकड़ लेगा तो उसकी जान ले लेगा। अपने बेटे को इतना दुखी देखकर गोमज डिसाइड करता है कि वो पग्सले की मदद करेगा स्लर्प को ढूंढने में। आउटकास्ट डे ऑफ द रिमेम्बरेंस इवेंट जो पिलग्रम वर्ल्ड में होता है, वहीं पर स्लर्प अटैक कर देता है। पग्सले वहां स्लर्प को देख लेता है और अब वो लगभग इंसान जैसा लग रहा होता है। वो बात भी कर सकता है क्योंकि उसने जो ब्रेन्स कंज्यूम किए हैं उन्हें उसे थोड़ा नॉर्मल बना दिया है। पुलिस वहां आ जाती है और स्लर्प को घेर लेती है। स्लर्प पग्सले से गुजारिश करता है कि उसे एस्केप करने में मदद करो और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे लाइफ का सेकंड चांस दिया है। पग्सले उसकी मदद करता है और उसे वहां से भागने का मौका दे देता है, लेकिन इस बीच गोमज भी उसे क्राउड में देख लेता है, स्लर्प को पहचान लेता है और शॉक रह जाता है। एपिसोड के एंड में गोमज मोर्टिका के पास आता है और उससे बताता है कि आइजैक नाइट जिंदा है। आइजैक हिंट मिलता है कि आइजैक के पास्ट में गोमज और मोर्टिका दोनों कुछ कनेक्शन जरूर रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 शुरुआत होती है। टाइलर अभी भी पिक्चर से बाहर है, लेकिन वीम्स वेडनेसडे को बताती है कि उसकी ओरिजिनल विजन अभी भी चेंज नहीं हुई। इनीड की मौत होगी और उसकी जिम्मेदार खुद वेडनेसडे होगी। फ्रस्ट्रेटेड वेडनेसडे फाइनली वीम्स से पूछती है कि अपनी पावर्स कैसे वापस लाई जाए। वीम्स उसे बताती है कि एक ऐसी बात जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उसकी साइको एबिलिटीज उसकी मदर के साथ रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वेडनेसडे और मोर्टिका के बीच अभी भी अनसॉल्व्ड टेंशन है। इसी वजह से उसके पावर्स ब्लॉक हो गए हैं। अगर वेडनेसडे अपनी पावर्स को दोबारा लाना चाहती है तो उसे इमोशनली क्लियरिटी और एम्पैथी दिखानी पड़ेगी। फिर बात फ्रेंचेस्का पर आती है और वीम्स रिवील करती है कि आइजैक उसका भाई था। वो बताती है कि कैसे एक लैब एक्सपेरिमेंट्स के बाद आइजैक गायब हो गया था और फिर उसकी डेड बॉडी के एक लेजेंड बन गया। ये सुनकर वेडनेसडे को सब समझ आ जाता है। पग्सले का ज़ॉम्बी पेट एक्चुअली आइजैक नाइट ही है जो रीएनिमेटेड कर्प्स में बन गया था। पग्सले उसे ज्यादा डिटेल तो नहीं दे पाता, लेकिन वो एक फोटो वेडनेसडे को देता है जो उसने छोड़ी थी जब वो भाग गया था। ये वही फोटो है जो आइजैक को सीवियर्स में मिली थी जब उसने उस हिटमैन का ब्रेन खा गया था जिसे फ्रेंचेस्का को खत्म करने के लिए भेजा गया था। तब क्लियर होता है कि फ्रेंचेस्का के पीछे सिर्फ वेडनेसडे ही नहीं बल्कि आइजैक भी अपनी बहन को ढूंढ रहा है। पिछले एपिसोड में इनीड ने वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म किया था बिना फुल मून के, जिसे देखकर सभी शॉक थे।
खुद इनीड भी अब लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सिग्नल हो सकता है कि इनीड एक एक्चुअली अल्फा है। प्रोफेसर कैप्री इनीड से मिलने आती है और उसे बताती है कि अल्फा होने के कुछ साइंस होते हैं, जैसे लेट ब्लमर होना और ब्लड मून के दौरान वल्फ कट करना। ये सुनकर इनीड टेंशन में आ जाती है क्योंकि अल्फाज के बारे में माना जाता है कि वो अकेला रह जाते हैं। कैप्री उसे कंफर्ट देने वाली होती है कि तभी प्रिंसिपल मॉर्ट का अलर्ट आता है, कंपस में केयरफुल लग गया है। जाने से पहले कैप्री इतना जरूर कहती है कि अल्फा के बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है और हो सकता है कि रियलिटी कुछ और ही हो। इसके बाद वेडनेसडे अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है हेल्प लेने के लिए, फ्रेंचिस्का और टाइलर को ढूंढने के लिए। ग्रैंडमा उसे एक लेजेंडरी रेवन के बारे में बताती है, रोसलिन रेटवुड, जो नाइटमेयर में टीचर थी अपनी जमीन में, अब वो नेवरमोर ग्रेवयार्ड में दफन है। ग्रैंडमा बताती है कि अगर कोई रेवन उसकी कब्र के नीचे लिखी हुई इंस्क्रिप्शन पढ़े तो उसे टेम्परेरी साइट मिल जाता है। जवाबों की तलाश में वेडनेसडे ग्रेवयार्ड जाती है और वहां उसे रोसलाइन मिलती है जिसका रूल लेडी गागा करती है। वेडनेसडे उसे हेल्प मांगती है। रोसलिन उससे कहती है कि अगर वो अपने हाथ फ्लेम के ऊपर रखे उसकी साइकोसाइट टेम्परेरी वापस आ जाएगी, लेकिन एक वार्निंग देती है, अगर उसने उसके बीच अपना हाथ वापस खींच लिया तो रेवन का राज टूट जाएगा और उसकी बड़ी प्राइस चुकानी पड़ेगी। ट्रेन्स के दौरान इनीड आ जाती है और वेडनेसडे को खींच लेती है। इसी वजह से एक फ्रीक इंसिडेंट होता है, दोनों की बॉडीज स्वैप हो जाती हैं। अगले दिन सुबह वेडनेसडे और इनीड एक दूसरे की बॉडीज में उठते हैं। फिर शुरू होता है टोटल पागलपन। दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे जैसा एक्ट करें, लेकिन बार बार फेल होते हैं और सिचुएशन फनी भी लगती है। दिन गुजरने के साथ वीम्स उन्हें वार्न करती है कि पहले 2 रेवंस के साथ ऐसा हुआ था और दोनों 24 घंटे के अंदर मर गए थे। वेडनेसडे रोसलिन से कहती है कि बचने के लिए एक तरीका है जिसकी लाइफ में वो घुस गई है, उसके इनोरेंस सीक्रेट को समझना और अनरिवील करना होगा। इस प्रोसेस में वेडनेसडे को समझ आता है कि इनीड कितनी स्ट्रगल कर रही है अपने अल्फा होने की पॉसिबिलिटी को लेकर, और इनीड को फाइनली सच पता चल जाता है वेडनेसडे के प्रोमिनेशन का, जिसमें उसकी खुद की मौत दिखाई गई है। जब तक वेडनेसडे और इनीड अपनी फ्रीकी फ्राइडे वाली बॉडी स्विप प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रही होती हैं, एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ जाता है। फ्रेंचिस्का अब टाइलर की नई मास्टर बन गई है, लेकिन साथ ही वो खुद मर रही है। जब आइजैक अपनी बहन से मिलता है, वो उससे वादा करता है कि इस दफा वो अपना काम पूरा करेगा, उसकी जिंदगी बचाएगा। ये वादा उसे नेवरमोर ले जाता है, जहां वो प्रोफेसर ऑल्फ्रेड से मिलता है। पता चलता है कि आइजैक ने ही वो इन्वेंशन बनाया था जिसने उसे पिछले 30 साल तक जिंदा रखा था। अब वो अपना हक लेने आ गया था। आइजैक मशीन का पावर सोर्स निकाल लेता है और फिर ऑल्फ्रेड का ब्रेन कंज्यूम कर लेता है। ये सब एग्नेस देख लेती है और चिल्लाती है, लेकिन और गायब हो जाती है। एग्नीज वेडनेसडे की हेल्प करने के लिए आइजैक का पीछा करती है। वो उसे टाइलर और फ्रेंचिस्को तक फॉलो करती है जो विलो हेल की तरफ जा रहे होते हैं। एग्नीज वेडनेसडे को लोकेशन भेज देती है ताकि वो उसका फॉलो कर सके और उसे बचा सके। आइजैक ट्रीटमेंट शुरू करने ही वाला होता है कि टाइलर एग्नीज को देख लेता है और उसे एक सेल में डाल देता है, लेकिन एग्नीज समय पर एक मैसेज वेडनेसडे और इनीड तक पहुंचा देती है। वेडनेसडे और इनीड तुरंत वहां उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। आइजैक, फ्रेंचिस्को और टाइलर एस्केप कर जाते हैं, लेकिन उसके दौरान मशीन डिस्ट्रॉय होने लगती है। सब वहां से भाग जाते हैं और मशीन डिस्ट्रॉय होने से पहले वेडनेसडे जो इनीड की बॉडी में होती है वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपने दुश्मन को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी इनीड उसे वहां से हटा लेती है। टाइम खत्म हो रहा होता है तो वेडनेसडे और इनीड रोसलिन की ग्रेव पर जाते हैं। वहां दोनों अपने सबके गहरे सीक्रेट और फियर्स एक दूसरे के सामने कन्फेस करते हैं। ये कन्फेशन सक्सेसफुल होते ही दोनों अपनी असली बॉडीज में वापस आ जाती हैं और मौत से बच जाती हैं, लेकिन खुशी से ज्यादा डर टिकती।
वीम्स आकर वेडनेसडे को बताती है कि अब प्रमोशनल बदल गई है, अब इनीड सेफ है, लेकिन एडम फैमिलीज का एक मेंबर मौत के मार्ग पर हो गया है और उसकी जान जरूर जाएगी, लेकिन वो कौन है इसका नहीं पता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। टू एपिसोड 7 वेडनेसडे ने अपनी प्रोमिनेशन का यूज करके इनीड की जान तो बचा ली, लेकिन अब लगता है कि एडम फैमिली का एक मेंबर मौत के करीब हो गया है और इनीड भी अभी पूरी तरह से सेफ नहीं है। एपिसोड 7 की शुरुआत में वेडनेसडे इनीड को अपनी प्रोमिनेशन का नया अपडेट बताती है और फिर बिना टाइम वेस्ट किए टाइलर, फ्रांचेस्का और आइजैक की तलाश दोबारा शुरू कर देती है। इसके लिए वो पहले अपने पेरेंट्स से बात करती है। उसे पता चलता है कि उसका फादर गोमेज सिर्फ आइजैक का रूममेट ही नहीं था, बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त भी था। ये बात तो मिलती है, लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस दौरान वेडनेसडे को ये भी मालूम पड़ता है कि उसकी मदर मोर्टिका सीक्रेटली एक ऑथर भी है, लेकिन ग्रैंडमा के डिसअप्रूवल की वजह से मोर्टिका ने अपनी राइटिंग पैशन को छुपा के रखा था। इनीड की बात करें तो वेडनेसडे के हाथ से मरने का डेंजर खत्म हो गया है, लेकिन उसके लिए एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। प्रोफेसर कैप्री उसे मिलने आती है और एक बड़ी शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है अगर कोई यंग अल्फा फुल मून के टाइम पर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसके परमानेंटली वेयरवुल्फ बन जाने का खतरा हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो दूसरे वेयरवुल्फ्स उसे मार देंगे। अपनी जान बचाने के लिए वो उसका शिकार करेंगे, क्योंकि उनके रूल के हिसाब से परमानेंट अल्फाज को जिंदा रहने नहीं दिया जाता। मतलब इनीड के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वो फुल मून के टाइम खुद को कंट्रोल करे और ट्रांसफॉर्म ना हो। सीजन के सेकंड लास्ट एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये निकलता है कि प्रिंसिपल डॉट वो नहीं जो हम सोच रहे थे। हमें पहले से शक था कि वो कुछ गलत कर रहा है, खासकर जब उसने बायनका को फोर्स किया था कि वो अपनी सायरन पावर यूज करके उसके लिए काम करे। लेकिन असली शौक तब लगता है जब पता चलता है कि डॉक्टर डॉट और मॉर्निंग सॉन्ग असल में एक ही इंसान है। एपिसोड के स्टार्ट में रिवील होता है कि मॉर्निंग सॉन्ग वाला स्कैम कल्ट जहां से बायनका की मां भाग कर निकली थी, उसके पीछे भी डॉट ही था। गिडन सिर्फ एक फ्रंट था, असल में सारा कंट्रोल डॉट के हाथ में था। ये कल्ट सायरन की पावर का मिसयूज करके लोगों से पैसा लूट रहा था, और ये कल्ट डॉट ने 15 साल पहले टेक्सास के एक ट्रिप के दौरान स्टार्ट किया था। ये सच तब सामने आता है जब डॉट को पता चलता है कि बाइकना अपनी माँ को नेवरमोर के उस पुराने विंग में छुपाया हुआ है जो एक फायर के बाद बर्बाद हो गया था। ग्रैंडमा भी डॉट से मिलती है। डॉट उसे अपनी एक नई प्लान के बारे में बताता है। वो नेवरमोर को एक ऐसा जगह बनाना चाहता है जहां फ्यूचर के मॉर्टिकन्स एम्बेलिमेंट्स और फ्यूनरल डायरेक्शंस ट्रेनिंग कर सकें, और इस एक्सपीरियंस के लिए वो एक नया फ्रम्प टावर भी बनाना चाहता है जो ग्रैंडमा के नाम पर होगा। लेकिन ग्रैंडमा इस डील में इंटरेस्टेड नहीं होती। तभी डॉट बायनका का फोर्स यूज करता है कि वो अपनी सायरन पावर यूज करके ग्रैंडमा को मजबूर करे ताकि वो अपनी पूरी दौलत नेवरमोर को दोबारा डोनेट कर दे। थिंग की मदद से वेडनेसडे उसे बंकर तक पहुंचाती है जहां फ्रांचेस्का, आइजैक और टाइलर हुए थे। वहां उसे खाली पिल बोतल और एक खून से भरा हुआ हैंड नाइफ मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि टाइलर की मां बीमार है और फ्रांचेस्का अपने हाइट को कंट्रोल करने के लिए दवाई ले रहा था। बंकर में उसे एक अजीब सा टाइप का माउथ भी मिलता है जो अपने होस्ट के कॉर्प्स में देता है, और इस वक्त होस्ट आइजैक है। ये माउथ आइजैक को ट्रैक करने के लिए एक क्लू बन सकता है। नेवरमोर लौटने पर ग्रैंडमा वेडनेसडे को समर में अपने साथ रहने के इनवाइट देती है। ये एक और अटेम्प्ट है मोर्टिका और वेडनेसडे के बीच डिस्टेंस क्रिएट करने का। वीम्स मोर्टिका को वार्न करता है कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो उसका अपनी बेटी के साथ रिश्ता और ज्यादा खराब हो जाएगा। इसी दौरान एजेक्स और वार्निंग लेकर आता है। उसने सुना है कि गिडन एरिया में देखा गया है और बायनका डेंजर में है। सिर्फ गिडन ही नहीं बल्कि बायनका की माँ भी मिसिंग हो गई है। एजेक्स को पता चलता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि इसके पीछे डॉट होता है। वो तुरंत केस पर लग जाता है और फिर शॉक मिलता है जब एडम फैमिलीज को खबर मिलती है कि ग्रैंडमा ने अपनी पूरी एस्टेट अचानक नेवरमोर के नाम कर दी है।
ये बात वेडनेसडे के लिए एक रेड फ्लैग होती है। वो सीधा बायोनिका से कन्फ्रंट करती है और पजल सॉल्व कर लेती है कि डॉट उसे ब्लैकमेल कर रहा है। बायोनिका को मजबूर किया गया है कि वो अपनी सायरन पावर यूज करके ग्रैंडमा को फोर्स करे ताकि वो अपनी सारी दौलत नेवरमोर को दे दे। बायोनिका फाइनली सच एक्सेप्ट करती है और बताती है कि कैसे डॉट उसे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन सच बताने के बाद अपनी सायरन सॉन्ग यूज करके वेडनेसडे की मेमोरी को इरेज कर देती है ताकि वो क्वेश्चन दोबारा ना करे। बायोनिका को लगता है कि सब कुछ सेफ हो गया, लेकिन उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि एग्नीज रूम में छुपकर सब कुछ सुन रही है। वेडनेसडे तो सब भूल गई, लेकिन एग्नीज ने उसे पूरा सच दोबारा से बता दिया। बाद में वेडनेसडे को सब डिटेल बताकर अपनी लॉयल्टी प्रूव कर दी। बाल शुरू होने से पहले डॉट मिलने आता है गेडन से। उसका मास्क था अपना हिस्सा लेने से पैसे जो डॉट ने ग्रैंडमा को बेवकूफ बनाकर लूट लिया था, लेकिन डॉट को उसकी जरूरत अब नहीं थी। उसने अपनी पावर यूज करके गेडन को जिंदा जला दिया और ये सब बायोनिका की आंखों के सामने हुआ था। ये मर्डर सीजन का सबसे शॉकिंग और ब्रूटल मोमेंट था, जिससे क्लियर हो गया है कि असली खतरा हाइट्स या आइजैक नहीं बल्कि डॉट ही है। डॉट अपना गला खत्म ही होते टाउन भाग जाने का प्लान बनाता है, इसलिए वेडनेसडे और उसके दोस्त को फर्स्ट एक्शन लेना पड़ता है। गाला के दौरान वेडनेसडे बायोनिका से पूछती है कि उसकी माँ को डॉट कहाँ रखा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन वो तुरंत एजेक्स को दे देती है, जो छुपकर बायोनिका की माँ को डॉट और अपार्टमेंट से फ्री करा देता है। इसके पैरेलल वेडनेसडे इनीड और एजनीज की हेल्प करती है। वो एक डांस परफॉर्मेंस का यूज करके डॉट की पॉकेट वॉच चुरा लेती है। ये स्पेशल वॉच मेटल की बनी होती है जो उसको सायरन सॉन्ग से इम्यून बनाती है। वॉच चुरा ली जाती है और बायोनिका की माँ भी अब सेफ हो जाती है। अब बायोनिका अपनी सायरन सॉन्ग यूज करके डॉट को सबके सामने एक्सपोज कर देती है, सब गेस्ट और पुलिस वालों के सामने। जब वॉल्स उसके अगेंस्ट क्लोज होने लगते हैं, डॉट पैनिक करता है। वो बायोनिका को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अपनी फायर पावर से उसे मार दूंगा। एक वार्निंग शॉट में वो ऊपर लटके चैंडलर के रूप तोड़ देता है, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि एजेक्स इंटरव्यू करेगा। एजेक्स अपना हैट उतारता है और डॉट को स्टोन में बदल देता है। ऊपर से कैंडलर गिरता है और उसके ऊपर गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसे पूरी तरह से रबर में क्रैश कर देता है। डॉट का एंड शॉकिंग था, लेकिन थोड़ा सडन भी था। उसकी बड़ी विलन वाली स्कीम एक ही एपिसोड में स्टार्ट हुई और फिनिश भी हो गई, लेकिन शायद ये जरूरी भी था क्योंकि असली थ्रेट अभी बाकी है। गाला की पागलपन के दौरान आइजैक चुपके से नेवरमोर में घुस जाता है और पग्सले को किडनैप कर लेता है। एपिसोड की इसी किडनैपिंग के साथ यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 8 ये इस सीरीज का फाइनल एपिसोड है। वेडनेसडे और उसके दोस्तों ने एक विलन को रोक तो लिया था, लेकिन जोरेको के शेडोज में अभी भी एक और बड़ा खतरा छुपा हुआ है। आइजैक टायलर और फ्रेंचेस्का अभी तक आजाद घूम रहे हैं। फाइनल के स्टेक्स पहले से ही हाई थे क्योंकि वेडनेसडे की परमिशन कह रही थी कि एडम फैमिली का एक मेंबर मौत के करीब आ चुका है, लेकिन टिम मॉर्टन उसकी टीम ने सरप्राइज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जब पेनिमिलेट एपिसोड के एंड में आइजैक चुपके से नेवरमोर में घुस जाता है और पग्सले को किडनैप कर लेता है। जब सबका ध्यान प्रिंसिपल डॉट पर लगा हुआ था, अब सवाल ये था क्या एडम फैमिली की औरतें अपने डिफेंसेस भूलकर एक हो पाएंगी पग्सले की जान बचाने के लिए, और क्या वो वेडनेसडे की प्रोमिनेशन को सच में होने से रोक पाएंगी। पूरे सीजन में एक ही मिस्ट्री बनी होती है, आइजैक नाइट की मौत असल में कैसे हुई। हर एपिसोड में इस बात को घुमा फिरा के दिखाया गया है, लेकिन सीजन 2 के फिनाले ने फाइनली रिवील कर दिया कि आइजैक की मौत कैसे हुई और कैसे सीजन के अलर्ट में पग्सले ने उसे वापस जिंदा किया। वीम्स के कहने पर मोर्टिका और वेडनेसडे डिसाइड करती हैं कि उन्हें ग्रैंडमा के साथ मिलकर अपनी रेवन पावर का यूज करना होगा ताकि समझ सकें कि आइजैक को पग्सले से क्या चाहिए। तीनों ने एक क्रिस्टल बॉल के पास हाथ पकड़ कर बैठी। तब वेडनेसडे को एक विजन दिखाई देता है। उस विजन में यंग मोर्टिका और गोमज आइजैक की डेड बॉडी को उठाकर सकल ट्री के नीचे एक ग्रेव में डालकर छुपा देते हैं। मोर्टिका और गोमज उस रात लैब में थे जब इंसिडेंट हुआ था। वेडनेसडे अपनी माँ से जवाब मांगती है ताकि वो जान सके कि आइजैक की डेथ कैसी हुई और असल में इसके पीछे कौन था। तब मोर्टिका फाइनली रिवील करती है
आइजैक को पूरा यकीन था उसके बनाया हुआ मशीन उसकी सिस्टर फ्रेंचेस्का को ठीक कर देगा, उसके अंदर के हाइड को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन उस मशीन के बहुत ज्यादा पावर चाहिए थी, इसलिए गोमज से हेल्प मांगी। उस वक्त गोमज भी पगस्ले की तरह इलेक्ट्रीफाइंग पावर से बिजली पैदा कर सकता था। वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए खुशी से रेडी हो जाता है, लेकिन ये सब ट्रैप था। आइजैक का असली प्लान था गोमेज को मारकर उसके पावर्स चुरा लेना ताकि वो फ्रेंचेस्का को बचा सके। मॉर्टिका टाइम पर वहां पहुंच गई और उसने मशीन को तोड़ दिया। मशीन कंट्रोल से बाहर चली गई और एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। उस ब्लास्ट में फ्रेंचेस्का मर गई, आइजैक मर गया और गोमेज अपनी एबिलिटीज हमेशा के लिए खो बैठा। आइजैक के मरने के बाद मॉर्टिका और गोमेज ने उसकी डेड बॉडी को उसी ग्रेव में डाल दिया जो उसने असल में गोमेज के लिए बनाई थी। ये सब जानने के बाद वेडनेसडे को समझ आ गया है कि आइजैक अब पगस्ले की पावर चाह रहा है ताकि वो अपनी मशीन को दोबारा चला सके, और वही ग्रेवस्टोन असल में पगस्ले के लिए बनाई गई थी। आइजैक इगोनी को अपना मैसेंजर बनाता है और वेडनेसडे को एक मैसेज भेजता है। सकल ट्री होता है और नीचे मिडनाइट लिखा होता है, मतलब मीटिंग का प्लेस और टाइम सेट होता है। वेडनेसडे अपनी माँ की वार्निंग इग्नोर करती है और सीधा आइजैक के ट्रैप में चली जाती है। वेडनेसडे स्मार्ट बनकर वहां जाती तो है लेकिन खुद ही फंस जाती है। वो थिंग को अपने साथ जंगल में ले जाती है और उसके हाथ में एक क्रॉसबो दे देती है। जब थिंग आइजैक पर शूट फायर करता है, आइजैक अपनी राइट हैंड से एरो को डिफेक्ट कर देता है। तभी टाइलर जंगल से निकलता है और थिंग को एक बॉक्स में ट्रैप कर देता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। थिंग की असली स्टोरी फ्लैशबैक के जरिए रिवील होता है। थिंग असल में आइजैक का राइट हैंड था। उस रात जब मॉर्टिका ने गोमेज को बचाने के लिए आइजैक को मशीन को तोड़ना था, उसने आइजैक के हाथ अलग कर दिया। मशीन के एक्सप्लोजन से हुई पावर सोर्स से हाथ को एलिमिनेट कर दिया और इसी तरह थिंग पैदा हुआ। आइजैक ने पहले ही नेवरमोर में थिंग को देख लिया था और तभी उसने प्लान बनाया था कि एक दिन अपना हाथ वापस जोड़ देगा। अब जब उसने थिंग को पकड़ लिया है, उसने अपने व्रिस्ट के साथ दोबारा अटैच कर लिया। आइजैक को अपना कंट्रोल वापस मिल गया और थिंग डेड लगने लगा। हमें ऐसा ही लगता है। फाइनल के क्लाइमैक्स में सब कुछ इंटेंस हो जाता है। बहुत सारी डेथ सिचुएशन दिखाई जाती हैं और 2 शॉकिंग डेथ्स भी होती हैं। सबसे पहले एक फेक आउट होता है। आइजैक वेडनेसडे को सकल ट्री के नीचे जिंदा दबा देता है और खुद अपनी लैब की तरफ निकल जाता है। खुशकिस्मती से एग्नीज उसका पीछा कर रही होती है। वो तुरंत इनीट को बुलाती है और दोनों मिलकर वेडनेसडे को टाइम पर बचा लेते हैं। लेकिन वेडनेसडे को बचाने के लिए इनीट को फुल मून के नीचे वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो अपनी जान रिस्क पर लगा रही है और शायद दोबारा इंसान की फॉर्म में वापस ना आ सके। इस दौरान आइजैक को अपनी मशीन रेडी कर लेता है। सबको लगता है कि वो फ्रेंचेस्का पर एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन असली प्लान कुछ और ही निकलता है। उसका प्लान होता है टाइलर पर मशीन यूज करके उसे नॉर्मल इंसान बनाना। आइजैक मशीन एक्टिवेट करता है लेकिन वेडनेसडे टाइम पर पहुंचकर एक्सपेरिमेंट रोक देती है। शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि वेडनेसडे टाइलर को मरने से बचाकर फ्री कर देती है। फिर वो पगस्ले को भी बचा लेती है। टाइलर और उसकी माँ एक दूसरे से हाइड वर्सेस हाइड फाइट में भिड़ जाते हैं। इस फाइट के बीच में वेडनेसडे मशीन डिस्ट्रॉय कर देती है। मशीन फट जाती है और एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है जो पूरी लैब को हिला देता है। ब्लास्ट के दौरान टाइलर और उसकी माँ दूर उछल जाते हैं। फ्रेंचेस्का नीचे कंट्री यार्ड में गिरकर एक स्टैचू पर जाकर चुप जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। एक और मोमेंट आता है जहां लगता है कि मॉर्टिका भी ब्लास्ट में मर गई, लेकिन वो एक फेक आउट होता है। मॉर्टिका, वेडनेसडे, पगस्ले और गोमेज सब सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन आइजैक भी इस ब्लास्ट से बचता है। वो बदला लेने के लिए वेडनेसडे पर हमला कर देता है। लगभग लगता है कि आइजैक जीत जाएगा। तभी थिंग दोबारा अपना कंट्रोल वापस ले लेता है। एक जबरदस्त फाइट होती है और थिंग आइजैक को मार देता है। वो उसका मैकेनिकल हार्ट और उसके सीने से निकाल लेता है। अपने आप को आइजैक के डेड बॉडी से अलग कर देता है।
सीजन के एंड पर हमें 3 बड़े सवाल मिलते हैं जो सीजन 3 के लिए सस्पेंस बना देते हैं। पहला ये है कि टाइलर का अगला स्टेप क्या होगा। वेडनेसडे ने उसकी जान तो बख्श दी और अब टाइलर रात के अंधेरे में भाग जाता है। लास्ट सीन में वो अपने पेरेंट के ग्रेव पर जाता है जहां उसे एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट मिलती है, प्रोफेसर कैप्री। पहले टाइलर सोचता है कि वो उसकी नई मास्टर बनने आई है, लेकिन असल में कैप्री उसे एक ऑफर देती है। वो उसे एक नया हाइड पैक ज्वाइन करने का इनविटेशन देती है जो उसने खुद असेंबल किया है। कैप्री खुद वेवुल्फ है, लेकिन उसका फादर हाइड था, इसलिए वो डिस्प्लेस्ड हाइड जैसे टाइलर की मदद कर सकती है। सीजन एंड होता है जब टाइलर और कैप्री एक साथ राइड करके निकल जाते हैं, लेकिन कहाँ ये अभी भी मिस्ट्री है। दूसरा ये कि इनीड का फ्यूचर क्या होगा। टाइलर के बाद फोकस इनीड पर आता है। वेडनेसडे ने अपनी फैमिली को तो बचा लिया, लेकिन अब उसका मिशन अपनी फाउंड फैमिली को बचाना है। एग्नीज उसे बताती है कि इनीड लास्ट बार कनाडा की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। वेडनेसडे डिसाइड करती है कि वो अपने दोस्त को ढूंढेगी और उसकी हेल्प करेगी।